लास्ट क्लास में हम परक्विजिट्स कर रहे थे। हमने रेंट फ्री एकोमोडेशन किया था और अब उसी के आगे बढ़ते हैं। परक्विजिट्स ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक ऐसे परक्विजिट्स जो कि टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज होते हैं, फिर वो परक्विजिट्स जो कि एग्जेम्प्ट अप टू लिमिट फॉर ऑल एम्प्लॉयज होते हैं, एंड फाइनली कुछ ऐसे इन काइंड बेनिफिट्स व्हिच आर टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। सो लास्ट सेशन में हमने फर्स्ट ब्रॉड कैटेगरी ऑफ परक्विजिट व्हिच इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज कर लिया था, जिसके अंदर हमने रेंट फ्री एकोमोडेशन, स्वेट इक्विटी शेयर्स, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स और अदर प्रेस्क्राइब्ड फ्रिंज बेनिफिट्स में हमने फ्री मील्स और गिफ्ट और वाउचर किया था। ये थे वो स्लाइड्स, कुछ हमने एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस किए थे रेंट फ्री एकोमोडेशन के। अब आज हम सेकेंड कैटेगरी ऑफ परक्विजिट से स्टार्ट करते हैं, विच इज दोज परक्विजिट्स दैट्स एग्जेम्प्ट अप टू लिमिट फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। अब वो लिमिट क्या है, वो लिमिट स्पेसिफाइड हम इस परक्विजिट्स के रूल्स में पढ़ेंगे। तो इसमें हम दो ही टाइप के परक्विजिट पढ़ते हैं। पहला होता है LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन, और दूसरा होता है मेडिकल परक्विजिट। लीव ट्रैवल कंसेशन आप सबने नाम जरूर सुन रखा होगा। ऐसी छुट्टी जो ट्रैवल करने के लिए दी जाती है और उस पे जो आपको पैसे मिलते हैं उसके ऊपर आपको कंसेशन दिया जाता है टैक्सेशन में। मतलब आपने सुना होगा कि बहुत सारे ही गवर्नमेंट कंपनीज इनफैक्ट अपने एम्प्लॉयज को LTC देते हैं, जिसमें वो अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। अब जब वो घूमने जा सकते हैं तो वो जो घूमना है उसमें रहने खाने पीने का खर्चा नहीं बेयर करती। अगर कंपनी आपको दे भी रही है, वैसे गवर्नमेंट कंपनीज तो देती नहीं है, तो आपको बस ट्रैवल करने का, लीव ट्रैवल कंसेशन, सिर्फ ट्रैवल करने का जो खर्चा है वो आपकी कंपनीज देती हैं। ये हुई बात गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की या गवर्नमेंट कंपनीज की। इसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होती हैं, उनमें जो हायर पोजीशन पर लोग होते हैं, उन्हें बहुत सारी कंपनीज घूमने का पेड वेकेशन देती है। वो कंपनीज जो होती है वो सिर्फ ट्रैवल का नहीं, शायद रहने खाने पीने का भी पैसा दें एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय के फैमिली को। बट ऐसे सिचुएशन में वो सारा पैसा जो आपको एम्प्लॉयर से घूमने खाने पीने के लिए मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा, एक्सेप्ट सर्टेन एग्जेम्पशन। और वो जो एग्जेम्पशन है वो सिर्फ ट्रैवल के पैसे पर मिलेगा। और कैसे कैसे मिलेगा उसका रूल्स हम पढ़ते हैं। देखिए, एनी कंसेशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर हिमसेल्फ, रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर नहीं स्टूडेंट्स, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है। रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, any concession received by employee for himself or his family for traveling to any place in India is exempt to the extent amount spent. वो exempt होगा कितना? To the amount spent. अब हमने पढ़ा कि उसको और उसके फैमिली को, तो फैमिली तो बहुत बड़ा भी हो सकता है, परिवार न्यूक्लियर भी हो सकता है, जॉइंट भी हो सकता है। बट LTC के लिए फैमिली का मीनिंग क्या है? किन किन लोगों के ट्रैवल का पैसा जो है उस पर हमें छूट मिलेगा, कंसेशन मिलेगा। फैमिली का मीनिंग होता है स्पाउस एंड चिल्ड्रन। स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ, जो आपका पार्टनर है वो, प्लस चिल्ड्रन। और कितने चिल्ड्रन? मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। चाहे वो जो बच्चे और स्पाउस हो वो डिपेंडेंट हो या ना हो। एंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स ऑफ द एम्प्लॉय हु आर मेनली डिपेंडेंट ऑन हिम और हर। एम्प्लॉय के पेरेंट्स और सिबलिंग्स अगर उन पे डिपेंडेंट है तो मतलब उनकी खुद की कोई आमदनी नहीं है, जो भाई है वो अभी जॉब में नहीं है, जो बहन है उसकी शादी नहीं हुई है या वो भी जॉब में नहीं है, जो पेरेंट्स हैं वो नॉन वर्किंग है, अगर वो लोग अपने रहने खाने पीने के लिए एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है तो वो भी उनके फैमिली में कंसिडर किए जाएंगे। और उनके भी घूमने का पैसा अगर एम्प्लॉयर देता है तो उस पर भी कंसेशन मिलेगा।
अब कंसेशन का अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना होता है, यहाँ पर एलटीसी का अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना होता है देखा जाता है। यहाँ पर हम सिर्फ ट्रैवल यानी जर्नी का पैसा जो है उस पे एग्जेम्पशन दे रहे हैं। तो देखा जाता है कि जो जर्नी की गई है वो बाय एयर की गई है या अदर देन एयर की गई है। अगर वो प्लेन से गए हैं तो इकोनॉमी क्लास का टिकट का जो अमाउंट होगा उतने की छूट होगी। मतलब कंपनी चाहे आपको बिजनेस क्लास से भेजे, अब बिजनेस क्लास से भेज रही है 20,000 की टिकट लेकर दे रही है, तो वो जो 20,000 रुपए हैं वो टैक्सेबल होंगे एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट एग्जेम्प्ट, और जो अमाउंट एग्जेम्प्ट है वो होगा इकोनॉमी क्लास का टिकट। बिजनेस क्लास का टिकट आपको कंपनी से मिला 20,000 का, सरकार कहती है, इनकम टैक्स कहता है कि आपको सिर्फ इकोनॉमी क्लास तक का छूट मिल सकता है। वही 20,000 की जो टिकट है उसी टिकट का इकोनॉमी क्लास का दाम है लेट्स से 8,000। तो जो बाकी के 12,000 रुपए आपको मिले हैं ना वो टैक्सेबल होंगे। रुपए नहीं मिले, बेनिफिट मिले हैं, घूमने का ही मिला है, बट वो भी 12,000 इन काइंड, परक्विजिट्स तो होते हैं इन काइंड बेनिफिट्स हैं। सो जो 12,000 रुपए हैं वो आपके टैक्सेबल होंगे। अब जो जर्नी है अगर वो अदर देन एयर की गई है तो हम देखेंगे कि जिस डेस्टिनेशन पे भी जर्नी की गई है क्या वो रेलवे से कनेक्टेड था। अगर हाँ तो फर्स्ट क्लास एसी टिकट का वहां तक का जितना भी दाम होगा आप उतने की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। और वो नॉट कनेक्टेड बाय रेल है, हमें ऐसी जगह पे जाना है जहाँ रेल से कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो फिर चेक किया जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस वगैरह की जो सर्विसेज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं। अगर बस से सर्विसेज चलती हैं तो जो डीलक्स बस का फेयर होगा, सबसे अच्छा बस का जो फेयर होगा डीलक्स बस का, वो आपको एग्जेम्प्ट होगा, उतना आपको अलाउड है। बट अगर बसेस भी नहीं चलती, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलती, तो आप गाड़ी से जाइए, साइकिल से जाइए, पैदल से जाइए, जैसे भी जाइए, आप एग्जेम्पशन कितने अमाउंट तक का ले सकते हैं, फर्स्ट क्लास एसी के टिकट तक का। भले आप रेलवे से जा नहीं रहे हैं क्योंकि वो रेलवे से कनेक्टेड नहीं है, बट आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, रेलवेज का फर्स्ट क्लास एसी का जो भी नियरेस्ट डेस्टिनेशन होगा उसके अकॉर्डिंग का आपको पैसा मिल जाएगा। अब घूमने जाने में हमेशा ये जो ट्रैवल का या जर्नी का पैसे का एग्जेम्पशन होता है ये कैलकुलेटेड होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से। हम घूम घूम कर डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं वैसे नहीं, डायरेक्ट शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल तक का इकोनॉमी फेयर, डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट तक का रेल फेयर, डायरेक्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट रूट तक का डीलक्स फेयर ऑफ बसेस। सो दिस इज व्हाट इज अलाउड, इतना आपको छूट मिलेगा। ये है एग्जेम्पशन की लिमिट। मेरे ऑर्गेनाइजेशन से, मेरे एम्प्लॉयर से चाहे मुझे कुछ भी मिला हो, मुझे ये जो स्क्रीन पे आपको एग्जेम्पशंस की लिमिट दिख रही है इतना माफ है, बाकी का फैसिलिटी का मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करके टैक्स देना पड़ेगा। कुछ कंडीशंस होती हैं इसके अंदर। क्या कंडीशंस है, पहली तो ये है कि ऐसा थोड़ी ना है कि हम हर साल ही एलटीसी पे जा सकते हैं, कंपनी मेरे को जाने आने का पैसा देगी। नहीं, कंपनी जो है हर साल या साल में 3 बार 4 बार का नहीं, हर 4 साल के ब्लॉक में आप कोई कभी भी 2 बारी 2 जर्नीज का एलटीसी का पैसा ले सकते हैं। आपकी कंपनी शायद आपको हर साल दे रही हो, बट आप टैक्स में एग्जेम्पशन किस हिसाब से लेंगे, हर 4 ईयर्स के ब्लॉक में कभी भी 2 बारी। और ये 4 ईयर्स कौन से है, रैंडम 4 ईयर्स नहीं है, ये भी इनकम टैक्स ने बताया हुआ है। 18 से 21 ये 4 साल का एक पीरियड है, 22 से 25 ये 4 साल का एक पीरियड होगा, 26 से 29 ये 4 साल का एक पीरियड होगा, 30 से 33 ये अलग पीरियड होगा। और आप पीरियड को देखिए, यहाँ पर जो पीरियड है ये फाइनेंशियल ईयर्स नहीं चल रहा है, ये कैलेंडर ईयर चल रहा है। ये जो पीरियड है फॉर टेकिंग एलटीसी, ये आपने सुना होगा कई बारी, आपके पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हैं तो कहते हैं ना कि फलाने जी घूमने चले गए क्योंकि उनका एलटीसी एक्सपायर हो रहा था। एक्सपायर हो रहा था मतलब मान लीजिए 2021 खत्म होने वाला है, ठीक है,
2021 खत्म होने वाला है और मैंने 18 से लेकर 21 के बीच में सिर्फ एक एलटीसी लिया है। तो फटाफट अगर मेरे को एलटीसी का बेनिफिट लेना है, मैं नवंबर में या दिसंबर में ट्रिप प्लान कर लूँ और एलटीसी ले लूँ। तो वो होता है एक्सपायर होना, कि अभी नहीं लिया तो वो पूरे साल का आपका एलटीसी गया, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको 22 से 25 में 3 एलटीसी मिल जाएगा, 2 इस ब्लॉक का और बाकी एक पीछे का जो नहीं लिया था, नहीं, वो एक्सपायर हो जाता है इफ अनयूटिलाइज्ड। ये जो एग्जेम्पशन है ये अवेलेबल होता है ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन, ये हम उधर फैमिली के डेफिनेशन में ही देख चुके थे। बट अगर जो आपके बच्चे हैं वो अक्टूबर 1 1998 से पहले के हैं, तो आपके कितने भी बच्चे हों, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, सबके लिए आपको एलटीसी मिलेगा। तीसरी बात जो यहाँ पर देखने लायक है वो है कि 2 जर्नीज जो आप परफॉर्म कर रहे हो उसमें से किसी एक जर्नी का जो क्लेम है ना, वो अगले ब्लॉक ईयर के कैलेंडर ईयर में लिया जा सकता है। मतलब अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किसी का एलटीसी अगर एक्सपायर होने वाला है 21 2021 खत्म होने वाला है मान लीजिए साल, और ऐसे में मेरा एक एलटीसी बचा हुआ है जो एक्सपायर होने वाला है, तो मैं नवंबर दिसंबर में फटाफट फटाफट घूम के आ गया, और जब मैं घूम के आया तो 21 तो खत्म हो गया, मैं शायद तब तक अपने बिल्स जमा नहीं कर पाया ऑफिस में। तो बिल्स जो है ना वो नेक्स्ट ईयर यानी 2022, 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 के बीच में मैं बिल जमा कर सकता हूँ, क्लेम ले सकता हूँ। ठीक है, घूम के पहले ही आना है, किससे पहले, बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। बट क्लेम, उसका जो क्लेम है वो आप नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में ले सकते हैं। ये कुछ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ना, इसका एक पार्ट आ सकता है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ऑफ सैलरी में, क्योंकि दिस इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन। जैसे मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि मैं आपको हर टॉपिक का एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्वेश्चन करवाती चलूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और बाद में उन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्यूमुलेट करके ही लार्ज क्वेश्चन बनता है जिसके थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। सो आई विल ये क्वेश्चन देखते हैं पहले। मिस्टर एक्स जो है उनको एलटीसी दिया गया था जिसमें उनको बिजनेस क्लास टिकट दिया गया 15,000 रुपए का, उनको बिजनेस क्लास टिकट कराया गया था उनके लिए 15,000 का, और जो इकोनॉमी क्लास की टिकट थी वो थी 6,000 की। कहा जा रहा है कि टैक्सेबल अमाउंट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स कैलकुलेट करिए। सो लेट्स सी। सो ये हम आ गए अपने राइटिंग पैड पे। अब देखते हैं अमाउंट टैक्सेबल फॉर मिस्टर एक्स कितना होगा। अमाउंट रिसीव्ड फॉर एलटीसी, अमाउंट रिसीव्ड फॉर एलटीसी कितना है, उनको मिला है 15,000 रुपए का बिजनेस क्लास का टिकट। और वहीं इकोनॉमी क्लास का जब भी ट्रैवल बाय एयर हो तो एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है, वो जो चार्ट हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर एयर जर्नी परफॉर्म की जा रही है तो एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो इकोनॉमी क्लास की होती है। सो इकोनॉमी क्लास का यहाँ पर जो फेयर दिया गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि 6,000 में इकोनॉमी क्लास का फेयर, इकोनॉमी क्लास का टिकट अवेलेबल था। सो एग्जेम्पशन अमाउंट कितना होगा, exemption amount would be here rupees 6,000, which is the fare of an economy class. So amount taxable would be 9,000. Amount taxable would be 9,000.
सिंपल था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर एक्स वाज गिवन एलटीसी बाय हिज एम्प्लॉयर, और एलटीसी में उनको मिला क्या है, सेकंड एसी रेल टिकट। वैसे अगर ट्रैवल जर्नी जो है अगर वो रेल से परफॉर्म की जा रही है तो एग्जेम्पशन कितना होता है, चार्ट में हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास एसी रेल टिकट। यहाँ पर उनको किसका मिला, सेकंड क्लास एसी का रेल टिकट मिला 2000 का, और फर्स्ट क्लास के रेल टिकट की कॉस्ट दी हुई है 5000। अब मिस्टर एक्स के हैंड्स में टैक्सेबल अमाउंट निकालना है। देखो बच्चों, एक बात समझ लीजिए कि जहां रिसीव्ड जो है वो इन एक्सेस हो, ज्यादा हो, कोई बेनिफिट मिला हो, टैक्सेशन हम वहीं पर ही देते हैं। बट जहां रिसीव्ड ही उसको 2000 रुपए है, वहां हम बोले कि हम उसको एग्जेम्पशन जो है रिसीव्ड फॉर एलटीसी 2000 रुपए है सेकेंड क्लास एसी टिकट, और हम उसको बोले कि एग्जेम्पशन जो है हम फर्स्ट क्लास टिकट का दे देंगे। जो चीज आपको मिली ही नहीं उसका बेनिफिट आप दे कैसे देंगे। यहाँ पर हम बेनिफिट टैक्स कर रहे हैं ना, उसको 5000 का बेनिफिट नहीं मिला लेकिन हम 5000 की छूट दे देंगे, नहीं, नॉट एट ऑल, क्योंकि उसको बेनिफिट ही 2000 का मिला है। और ये बेनिफिट जो है ये कितने तक का मिल सकता था, ये 5000 तक का मिल सकता था, जो कि फर्स्ट एसी रेल टिकट का कॉस्ट है। बट यहाँ पर हम 5000 रुपीज एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 2000 रुपीज ही एग्जेम्प्ट करेंगे, विच इज द मैक्सिमम, which is the maximum amount of exemption here. क्यों maximum amount of exemption? जाहिर सी बात है -5000 तब करते जब -5000 हम तब करते जब इनको फर्स्ट एसी रेल टिकट या मान लीजिए इनको एयर क्लास बाय एयर की इकोनॉमी क्लास या बाय एयर की बिजनेस क्लास की टिकट मिल गई होती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट एसी रेल टिकट का बेनिफिट ही नहीं मिला तो हम उतने का एग्जेम्पशन कैसे दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिसीव्ड कितना है 2000 रुपए, और इनको कितना पैसा दिया जा सकता था, इनको 5000 रुपए तक का बेनिफिट दिया जा सकता था, बट इनको बेनिफिट दिया गया सिर्फ 2000 का। तो जो 2000 का बेनिफिट है क्योंकि वो विद इन द लिमिट है, क्योंकि वो 5000 के अंडर है, इसलिए हम इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। आपको बेनिफिट मिला 2000 का, आई रिपीट अगेन, बेनिफिट मिला 2000 का, एंड यू वर एलिजिबल ऑफ अ बेनिफिट टू बी रिसीव्ड टिल 5000। उस 5000 के बियॉन्ड आपका बेनिफिट होता तो ही कुछ टैक्सेबल होता। एलटीसी का रूल यही कहता है ना कि हमने डिसाइड कर लिया, इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स के तहत ये डिसाइड कर लिया गया कि आपको कितना कितना तक का बेनिफिट अलाउड है। अब आप उससे ज्यादा का बेनिफिट ले रहे हैं तो टैक्सेबल होगा, क्योंकि यहाँ जो बेनिफिट है वो विद इन द लिमिट्स है। क्या था यहाँ पर लिमिट, फर्स्ट क्लास एसी रेल टिकट का फेयर विच इज 5000, विद इन द लिमिट है, इसलिए इनको कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, एंड देयरफॉर द होल अमाउंट वुड बी एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल वुड बी निल। जैसे अभी आपने पीछे लास्ट सेशन में परक्विजिट्स पढ़ा था, परक्विजिट्स विच आर टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, और हमने उसमें पढ़ा था गिफ्ट और वाउचर और टोकन, और हमने पढ़ा था ना कि 5000 तक का गिफ्ट मिलना आपको अलाउड है, 5000 तक का गिफ्ट मिलना आपको अलाउड है, उससे ज्यादा का मिलेगा तो जितना भी ज्यादा होगा 5000 के आगे वो पैसा टैक्सेबल होगा। 12000 की घड़ी मिली तो 5000 माइनस करके 7000 रुपए टैक्सेबल होगा। वैसे ही यहाँ पर जो रूल है वो ये कहता है कि 5000 तक का तो टैक्स का टिकट आपको अलाउड है, क्योंकि 5000 क्या है, फर्स्ट क्लास एसी रेल टिकट, और इतना तो अलाउड है। इसके बियॉन्ड मिलेगा ना तो वो अमाउंट टैक्सेबल होगा, लेकिन क्योंकि आपको इसे कम मिला है तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। सो हमारे इस एग्जाम में, इस एग्जाम्पल में टैक्सेबल अमाउंट वुड बी निल। नेक्स्ट परक्विजिट देखते हैं, परक्विजिट एग्जाम्प्ट अप टू लिमिट फॉर ऑल एम्प्लॉयज। अगला परक्विजिट है इसमें मेडिकल परक्विजिट।
अब इससे पहले हम मेडिकल अलाउंस पढ़ चुके हैं अलाउंसेस हेडिंग के अंदर, और उसमें हमने अलाउंसेस को ऐसे कैटेगरी में पढ़ा था which are taxable for all without any exemption, जैसे GA, CCA, city compensatory allowance, lunch allowance, medical allowance, इन सब पे कोई छूट नहीं थी। ये जितना मिल रहा है पूरा टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपको मेडिकल का पैसा नहीं मिल रहा है, मेडिकल का बेनिफिट मिल रहा है, मेडिकल का पैसा यानी मेडिकल अलाउंस, मेडिकल का बेनिफिट यानी मेडिकल परक्विजिट, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा ना मिलकर अगर आपको उसका बेनिफिट दे दिया जाता है, फैसिलिटी दे दी जाती है, तो आपको कुछ छूट मिलेगी। और वो छूट क्या है? उसका रूल है, अगर वो जो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है वो इंडिया में करवाया है तो उसके सेपरेट रूल्स हैं, और वो आउटसाइड इंडिया कराया है तो उसके सेपरेट रूल्स हैं। आउटसाइड इंडिया में जो मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है, और ये कितने अमाउंट तक एग्जेम्प्ट है ये डिसाइड करता है आरबीआई, ये डिसाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इन सर्टेन इयर्स वो चेंज करता रहता है, इसलिए इसका लिमिट हमें पढ़ना नहीं है। आउटसाइड एक्सपेंसेस, आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट पे जो आपके बाहर रहने के, वहां पर बाहर जा रहे हो और ट्रीटमेंट करवाने, तो वहां रहने का जो पैसा है, स्टे का जो खर्चा हो रहा है, वो भी एग्जेम्प्ट है अप टू द लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। जो स्टे का पैसा है वो आपका एज वेल एज आपके साथ कोई एक फैमिली मेंबर इन द फॉर्म ऑफ अटेंडेंट जा सकता है, आप दोनों लोगों के रहने का जो पैसा है उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट है। ट्रैवल एक्सपेंसेस, आने जाने का जो पैसा है वो भी एग्जेम्प्ट है, ओनली इफ द जीटीआई इज अप टू ₹2 लाख। जीटीआई इज ग्रॉस टोटल इनकम, सारे चीजें आपके बेसिक, आपकी अलाउंसेस, आपकी परक्विजिट्स, आपके सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स को इंक्लूड करके जो इनकम आता है आफ्टर द डिडक्शंस, दैट्स कॉल्ड एज जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। सो अगर आपकी जीटीआई जो है वो 2 लाख से नीचे है तो आपके आने जाने का खर्चा भी माफ है, छूट है, अदरवाइज वो भी फुली टैक्सेबल है। आने जाने का खर्चा का क्या मतलब? यहाँ खर्चे पर टैक्स नहीं लग रहा है। एक्चुअली हम बात यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये सारी फैसिलिटीज अगर कंपनी ने, आपके एम्प्लॉयर ने दी हो, आपके एम्प्लॉयर ने आपके मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा उठाया हो तो माफ है, आपके एम्प्लॉयर ने आपके और आपके साथ एक फैमिली मेंबर के रहने का व्यवस्था करवाया हो तो वो जो फैसिलिटी उधर से मिली है वो भी माफ है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने ही आपके आने जाने के खर्चे का खर्चा भी उठाया हो तो वो भी माफ है, अगर आपकी जो जीटीआई है, ग्रॉस टोटल इनकम है, वो 2 लाख के अंदर है। अगर 2 लाख के बाहर है तो फुल्ली ट्रैवल एक्सपेंसेस अगर कंपनी ने बियर किया है, मेरी टिकट जो है मेरे एम्प्लॉयर ने कराई है और टिकट जो थी वो 1.5 लाख की आई थी, तो 1.5 लाख रुपए को बेनिफिट मानकर उस पर टैक्स लगाया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इन इंडिया। इंडिया में जो मेडिकल का फैसिलिटी मेरे को एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा है, कुछ खर्चे फुली एग्जेम्प्ट होते हैं, कुछ खर्चे 15,000 तक एग्जेम्प्ट होते हैं, और अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जा रहा है तो वो फुली एग्जेम्प्ट होता है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मेडिकल परक्विजिट इन इंडिया को, जो एक्सपेंडिचर है अगर वो इंकर और रीइंबर्स, इंकर्ड किया जा रहा है यानी खर्च किया जा रहा है, या रीइंबर्स, रीइंबर्स का मतलब वापसी होता है। जैसे मैंने अपनी जेब से कुछ खर्चा कर दिया, मैं एक एम्प्लॉई हूँ और बाद में एम्प्लॉयर ने जितना मेरा खर्चा हुआ है बिल दिखाने पर उतना मेरे को वापस कर दिया, so that is called as reimbursement. मतलब at the primary stage the expenses are incurred by the employee, but on showing of the bill or on submitting the records that amount is reimbursed or repaid by the employer to the employee. तो in effect वो मेरी जेब से खर्चा नहीं हुआ। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि हमें एक इवेंट कराना है, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराना है, जाइए और कुछ फ्लेक्सेस बनवा के ले आइए। अब जो फ्लेक्सेस आपने बनवाए 600-700 रुपए का बना, तो वो पैसे आपने अपनी जेब से दे दिया, और जब आप बिल लेकर आए तो मैंने आपको वो पैसा वापस कर दिया, 600-700 रुपए जो आपकी जेब से खर्च हुआ था। सो ओवरऑल देखा जाए तो वो पैसे आपकी जेब से खर्च नहीं हुआ क्योंकि आपको वो वापस मिल गया। सो वही चीज यहाँ पर होती है कि अगर एम्प्लॉई ने कुछ पैसे अपनी जेब से खर्च भी कर दिया, बिल दिखाने पर उसको वापस मिल गया, तो दैट्स कॉल्ड एज रीइंबर्समेंट। सो अगर कुछ खर्चा है जो एम्प्लॉयर ने ही खर्च किया था
या फिर एम्प्लॉयर ने बाद में रीइम्बर्स कर दिया ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉय के किसी फैमिली मेंबर को, तो वो जो खर्चा है वो कब फुली एग्जेम्प्ट होगा? वो खर्चा, वो फैसिलिटी फुली एग्जेम्प्ट होगा अगर ट्रीटमेंट जो है वो किसी एक ऐसे हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में किया गया है जो कि मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर हो, जैसे टाटा के एम्प्लॉयज को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, या मैक्स और फोर्टिस के एम्प्लॉयज को मैक्स में या फोर्टिस में फ्री इलाज मिले, या फिर मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट हो, सरकार का कोई हॉस्पिटल है जैसे एम्स हो गया, या फिर मेंटेन्ड बाय लोकल अथॉरिटी हो, वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनके थ्रू मेंटेन किया गया हो, या फिर वो जो हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी है वो अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर एम्प्लॉयज। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे लिखा होता है CGHS अप्रूव्ड, है ना। CGHS इज सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्कीम के अंदर उसकी लिस्टिंग है या नाम है, या हम कहते हैं ना वो लिस्ट में है कि नहीं, हॉस्पिटल देखना पड़ेगा लिस्ट में है कि नहीं। अगर कुछ कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं जो अगर सरकार के लिस्ट में है या एम्प्लॉयर के लिस्ट में है, तो उसमें जो आपने खर्चा किया है वो आपको वापस मिल जाता है। तो अगर कोई ऐसे अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि ट्रीटमेंट के लिए लिस्टेड होते हैं, या फिर वो अप्रूव फॉर अ स्पेसिफाइड डिजीज ओनली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज है। कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, जहाँ पर सिर्फ चेस्ट की जो डिजीजेस होती हैं वो उस हॉस्पिटल में देखा जाता है। जैसे ILBS है, जो जहाँ पर लिवर से रिलेटेड जो डिजीजेस होते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। तो अगर ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो स्पेसिफाइड डिजीज के लिए ही रन करती हैं, तो वो भी, उनमें भी आपने कुछ खर्चा किया है, उसमें आपने कोई फैसिलिटी ली है जो कि एम्प्लॉयर ने की तरफ से फ्री था, पेड था, या एम्प्लॉयर की तरफ से आपको रीइंबर्स कर दिया जाए, तो उस फैसिलिटी पे हम पैसा नहीं लगाते, उस फैसिलिटी पर हम टैक्स नहीं लगाते, सरकार उस पैसे पर टैक्स नहीं लगाती। लेकिन इसके अलावा आप किसी एवे क्लिनिक में चले गए, एवे डिस्पेंसरी में चले गए, ऐसे ही किसी हॉस्पिटल में चले गए जो ना एम्प्लॉयर ने मेंटेन किया था, ना ही वो गवर्नमेंट का था, ना ही वो लोकल अथॉरिटी का था, ना ही वो लिस्टेड था, ना ही वो स्पेसिफाइड डिजीजेस के लिए था, तो उसमें आपका जो भी मेडिकल का खर्चा हुआ है, अगर आपके एम्प्लॉयर ने वो खर्चा किया है या आपके एम्प्लॉयर ने आपको पैसा रीइंबर्स कर दिया, वापस कर दिया, तो वो पैसा जो है वो टैक्सेबल होगा, उसमें सिर्फ 15,000 की आपको छूट मिलेगी। जैसे कि मैंने 70,000 रुपए का खर्चा किया मेडिकल के ऊपर, और वो जो पैसा था 70,000, वो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे रीइंबर्स कर दिया, तो मेरे लिए फ्री हो गया। अब वो एक फैसिलिटी हो गई एम्प्लॉयर की तरफ से कि मेरा 70,000 रुपए माफ कर दिया। जिस हॉस्पिटल में मैंने अपने 70,000 का अपना या अपने परिवार के किसी का भी इलाज कराया, वो ना एम्प्लॉयर की थी, ना गवर्नमेंट की थी, ना लोकल अथॉरिटी की थी, ना स्पेसिफाइड डिजीज के लिए थी, और ना ही अप्रूव थी। सो 70,000 में से जो मेरे को फैसिलिटी मिला है अपने एम्प्लॉयर से मेडिकल के नाम पर, सिर्फ 15,000 की मुझे छूट मिलेगी, बाकी का जो 55,000 है उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पर ब्रॉड कैटेगरी होता है कि अगर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, अब हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने अपना या अपने परिवार का करा रखा है, और जो हेल्थ इंश्योरेंस मैंने अपना या अपने परिवार के किसी मेंबर का करा रखा है, और उसके ऊपर जो प्रीमियम दिया जाता है वो या तो मेरी एम्प्लॉयर पे कर देती है, या फिर अगर मैं खुद भी पे करूं तो एम्प्लॉयर मुझे बाद में रीइंबर्स कर देता है, वापस कर देता है, यानी फैसिलिटी तो इन अ वे एम्प्लॉयर की तरफ से हो गई। तो ऐसे केसेस में आपका प्रीमियम का जितना भी अमाउंट हो वो फुली एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अब जब हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि एम्प्लॉय और उसके फैमिली के ऊपर मिलता है मेडिकल परक्विजिट, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मीनिंग ऑफ फैमिली क्या है। वही मीनिंग ऑफ फैमिली है जो LTC में चल रही थी, बस एक छोटा सा चेंज है कि LTC में सिर्फ 2 चिल्ड्रन अलाउड होते हैं, यहाँ पर there is no limit to the children, as you can see in the pictures also। कई बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, यहाँ पर बच्चों के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती। मेडिकल being considered as an important and essential facility, इसके ऊपर जितने भी
बच्चे हों, उन सबका ट्रीटमेंट भी कंसिडर किया जाता है। तो फैमिली का मतलब आपका पार्टनर और आपके जितने भी बच्चे हों, चाहे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो या ना हो, और पेरेंट्स और सिबलिंग्स ऑफ द एम्प्लॉय हु आर मेनली डिपेंडेंट ऑन हिम और हर। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम मेडिकल परक्विजिट के ऊपर। ये क्वेश्चन पढ़िए। ये कह रहा है, साथ में हम इसके जो पर्टिकुलर्स हैं वो नोट डाउन भी करते चलते हैं। ये कह रहा है कि टैक्सेबल अमाउंट निकालो, टैक्सेबल अमाउंट निकालो इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज अवेल्ड बाय एक्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। और वो क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज हैं? उसका खुद का ट्रीटमेंट हुआ है अपने फैमिली फिजिशियन से, जिसका खर्चा आया है 8400। अब ये जो 8400 रुपए है, फैमिली फिजिशियन है, फैमिली फिजिशियन ना अप्रूव्ड है, ना स्पेसिफाइड डिजीज है, ना मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है, ना ही लोकल अथॉरिटी है, ना ही गवर्नमेंट है। तो इस ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये दूसरे कैटेगरी में आएगा, जहां 15,000 तक की छूट मिलती है ना, और बाकी के पैसे पर टैक्स लगता है। दूसरा, उसने अपनी बीवी का इलाज कराया है प्राइवेट नर्सिंग होम में। अब ये जो मिसेज एक्स का ट्रीटमेंट हुआ है प्राइवेट नर्सिंग होम में, इसमें भी ये उन 5 कैटेगरीज में नहीं आता, तो 15,000 तक की छूट मिलनी चाहिए। फिर उसने अपनी मदर का इलाज कराया है, एक्सेस मदर, मदर का जो इलाज कराया है वो डिपेंडेंट है इस पे, ठीक है, एक प्राइवेट डॉक्टर से कराया। प्राइवेट डॉक्टर फिर से वो 5 कैटेगरीज में नहीं आया, यानी 15,000 वाले लिमिट में जाएगा, और इस पे 2400 रुपए खर्च हुए हैं। एक्स के भाई का इलाज, जो कि उस पर डिपेंडेंट नहीं है, माइंड यू, ये फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आता। एक्स के भाई का इलाज हुआ है, 800 रुपए का खर्चा आया है। एक्स के ग्रैंडफादर का इलाज हुआ है, ये भी फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आता, और इस पे 3,000 रुपए का खर्चा हुआ है। तो एक्स पे, एक्स की बीवी पे, एक्स की माँ पर, एक्स के भाई पर और एक्स के ग्रैंडफादर पे, ये जो टोटल खर्चा हुआ है, ये किसने पे किया है? ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी पेमेंट्स एक्स के एम्प्लॉयर ने दिया है। एक्स का कोई खर्चा नहीं लगा है इसमें, एक्स के एम्प्लॉयर ने दिया है। क्वेश्चन का फर्स्ट सेकेंड लाइन पढ़िए, एक्स के एम्प्लॉयर ने दिया है। तो ऐसे केस में इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये हैं वो पर्टिकुलर्स जो मैंने नोट डाउन किया था। फैमिली फिजिशियन 8400, मिसेज एक्स प्राइवेट नर्सिंग होम 7200, एक्स की माँ का प्राइवेट डॉक्टर से 2400 रुपए। ये जो तीनों एक्सपेंसेस रीइंबर्स हुए हैं या मेडिकल फैसिलिटी, ये कैटेगरी 2 में आता है, जहां पर कि सिर्फ मेरे को 15,000 तक का जो अमाउंट है वो अलाउड है, बाकी के फैसिलिटी टैक्सेबल होगी। और ये दोनों तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, बिकॉज ये दोनों फैमिली के डेफिनेशन में ही नहीं इंक्लूडेड है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। सो लेट्स सी, अमाउंट taxable on medical perquisite। पहला जो था मेरा एक्सेस ट्रीटमेंट, ये था 8400 का। दूसरा जो था मिसेस एक्स का ट्रीटमेंट, इस पे खर्च हुआ था 7200 आई गेस। और तीसरा जो था एक्सेस मदर, इस पे खर्च हुआ था 2400 रुपए। ये टोटल अगर हम ऐड करते हैं तो आ रहा है 18,000 रुपए टोटल बेनिफिट रिसीव्ड, टोटल एक्सपेंसेस इंकर्ड, कुछ भी कर सकते हैं। अलाउड कितना होता है? अलाउड कितना होता है?
15,000 रुपए तक अलाउड होता है या एग्जेम्प्टेड होता है। सो जो 3,000 रुपए का एडिशनल आ रहा है ये टैक्सेबल होगा। साथ ही में इसने अपने डिपेंडेंट ब्रदर पे खर्च किया है नॉट डिपेंडेंट ब्रदर पे 800 रुपए खर्च किया है, और वो भी उसने नहीं, एम्प्लॉयर ने खर्च किया, तो वो भी जो बेनिफिट मिला है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। और इसने अपने ग्रैंडफादर के भी इलाज पे 3,000 रुपए का खर्चा किया था, और क्योंकि ये भी फैमिली के डेफिनेशन में नहीं है, तो ये भी जो एम्प्लॉयर ने ग्रैंडफादर के इलाज पे खर्चा करा दिया, ये भी एक बेनिफिट होगा जो फुल्ली टैक्सेबल होगा। सो टोटल अमाउंट टैक्सेबल कितना आएगा यहाँ पर हमारा 6,800। टोटल अमाउंट टैक्सेबल वुड बी 6,800।